Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Chapter number 12 estimation हम कर रहे हैं और आज अनबाइस्ड सिचुएशन का एक नया प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. Consider the population 7, 10, 13 and 16. Draw all possible samples of size 3. हर सैंपल के अंदर अब 3 एलिमेंट्स हैं. एक इंपॉर्टेंट बात, और आपने सैंपल्स ड्रॉ कैसे करने हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट. टेक्निक भी आपने माइंड के अंदर रखनी है. और उसके बाद है शो दैट द सैंपल मीडियन x.5 इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीडियन. देखिए अगेन, यानी आपने माइंड के अंदर रखना है कि एस्टिमेशन के अंदर जब आप अनबाइस्ड सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं या अनबाइस्डनेस प्रूफ कर रहे हैं किसी एस्टिमेटर के हवाले से, तो आपको स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, ये एक्चुअली बेसिक मकसद है इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का. ठीक है, यानी किसी किस्म का कोई रिजल्ट आपको नहीं बताया गया कि आपने क्या प्रूफ करना है. सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिस्क्रिप्टिव वे में कहा गया है कि शो दैट द सैंपल मीडियन. इस सैंपल मीडियन को हम x.5 से डिनोट कर सकते हैं. मीडियन का कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा मैं मीडियन को डिस्कस नहीं करूंगा कि इसको 0.5 क्यों लिखा है हमने. इस अनबाइस्ड एस्टिमेटर, यानी जो सैंपल मीडियन है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीडियन का. उसके लिए जो प्रोसेस है वो वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. यानी हम पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे, टेक्निक को देखते हुए सैंपल्स ड्रॉ करेंगे और हर सैंपल से वो एस्टिमेटर निकालेंगे. वो एस्टिमेटर क्या है जरा गौर से देखिए कि वो है सैंपल मीडियन. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या करेंगे, हर सैंपल के लिए मीडियन को कैलकुलेट करेंगे और फिर उस मीडियन की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. जरा गौर कीजिए कि यहां किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है कि आपने सैंपल मीडियन को कैलकुलेट करके उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. सिंपल ये कहा गया है कि सैंपल मीडियन को शो करना है कि वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है. लेकिन जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके माइंड के अंदर होने चाहिए कि जब भी हमने अनबाइस्डनेस को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ेगा, सैंपल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और जो सैंपल ड्रॉ करने के बाद जो एस्टिमेटर कैलकुलेट किया है उस एस्टिमेटर की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. सो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, क्योंकि अनबाइस्डनेस को प्रूव करने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन की जरूरत होती है. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, जरा गौर से देखिए. वी हैव टू शो, क्या चीज शो करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x.5. ये x.5 क्या है, ये वही सैंपल मीडियन की बात हो रही है, इसलिए वहां पर उसकी हमने नोटेशन लिखी थी. यानी इसकी एक्सपेक्टेशन निकालें तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीडियन. ये हमने शो करना है. और आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो इसकी सैंपल मीडियन की कैसे निकालेंगे, दैट इज सिग्मा x इंटू एक्स जो 0.5 के साथ है और उसी की आगे प्रोबेबिलिटी भी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको कैलकुलेट किया था. तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कैपिटल N है, दैट इज 7, 10, 13 एंड 16. और स्मॉल n की वैल्यू क्या है, 3 है. टेक्निक आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो यहां से देखिए टोटल सैंपल्स आप जनरेट करेंगे. टोटल सैंपल्स वो क्या है, कैपिटल N P स्मॉल n. ऑलरेडी हमें ये पता है, लास्ट चैप्टर में ये इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक हो तो आप परम्यूटेशन को यूज करते हैं सैंपल्स की टोटल स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए. सो इट इज 4p3. जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24. यानी इस सिचुएशन में जिसमें 4 एलिमेंट्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और सैंपल के लिए आपको 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो टोटल 24 सैंपल्स जनरेट होंगे. ठीक है, ट्री बना लेते हैं यहां से.
7 के लिए देखेंगे तो ज़रा गौर कीजिए, सेकंड ऑप्शन हो आपके पास क्या होगी। जब 7 कंसिडर होगा, चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 7 वापस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपके पास जो ऑप्शन बच जाएगी वो 10, 13 एंड 16 होगा। अब थर्ड, जब 7 सेलेक्ट हो गया और 10 सेलेक्ट हो गया, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। 7 और 10 को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, और वो है जी 13 और 16। फिर जब 7 और 13 सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दैट इज 10 एंड 16। ऑलरेडी ये टेक्निक भी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। 7 और 16 अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और वो है जी 10 एंड 13। इस तरह 7 के लिए आपने पॉसिबल अरेंजमेंट्स कर लिए। अब उसके बाद 10 के लिए देखेंगे, 3 ऑप्शंस हैं 10 के लिए। 7 हो सकता है सेकंड ऑप्शन में, और उसके बाद 10 नहीं होगा, 13 हो सकता है और 16 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब 10 और 7 आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस आ गई, कौन कौन सी, 13 एंड 16। ठीक है, जब 10 और 13 आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर 7 और 16 आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। 10 और 16 को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो 7 और 13 आपके पास ऑप्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट बारी है जी 13 की, कि हम 13 को देखेंगे। 13 जब आप फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं तो फिर आपके पास नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट के लिए 13 नहीं होगा, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है और 16 हो सकता है। और उसके बाद जब थर्ड एलिमेंट की बात होगी तो 13 और 7 को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पॉपुलेशन में दो एलिमेंट्स बचते हैं, और वो है जी 10 और 16। फिर 13 और 10 को देखने के बाद 7 और 16 होगा, और 13 और 16 को सेलेक्ट कर लें तो 7 और 10 रह जाता है आपके पास। फाइनली 16 को देखेंगे, जब 16 सेलेक्ट हो जाएगा तो 3 ऑप्शंस कौन कौन सी होंगी, 7, 10 और 13। देन आपके पास थर्ड एलिमेंट के तौर पर आफ्टर सिलेक्शन ऑफ 16 एंड 7, ये देखिए 16 और 7 अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो 10 और 13 आपके पास बच जाता है, और 16 और 10 कर लें सेलेक्ट तो आपके पास 7 और 13 होते हैं, 7 और 13, एंड देन फाइनली 13 और 16 आ जाएं तो 7 और 10 आपके पास ऑप्शन होगी। इस तरह आपके पास सैंपल्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन ट्रीज को हम यूज करेंगे और सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे, और हर सैंपल में 3 एलिमेंट्स होंगे। किस तरह, यहां से गौर से देख लीजिए, मार्कर की टिप को देखेंगे तो और क्लियरली नजर आएगा आपको। 7, 10, 13, 7, 10, 16, 7, 13, 10, 7, 13, 16, 7, 16, 10 और 7, 16, 13। इस तरह आप हर जो है वो पोर्शन के लिए सैंपल्स को जनरेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन ट्रीज को यूज करके सैंपल्स को जनरेट करते हैं। जी, ट्री को यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे इस बोर्ड पर ट्री को क्लियर आप नहीं देख सकते तो आप पिछले बोर्ड पर ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिखा है ताकि आइडिया हो सके कि सैंपल्स को किस तरह हमने जनरेट करना है। तो स्टार्ट करेंगे उसी तरह, हमारे पास जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद सैंपल्स, और फिर x.5। x.5 का मतलब सैंपल मीडियन, ये माइंड के अंदर आपने रखना है। फिर इसी तरह यहां पर भी सीरियल नंबर, सैंपल्स और सैंपल मीडियन। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हमने पिछले बोर्ड पर फाइंड किए वो 24 थे। अब आप देखिए कि सैंपल्स को जनरेट करेंगे 7 10 13 7 10 16 then 7 13 10 7 13 16 7 16 10 7 16 13 उसके बाद नेक्स्ट है जी 10 की बारी 10 7 13 10 7 16 10 13 7 10 13 16 उसके बाद है जी 10 16 7 10 16 13 नेक्स्ट आ जाइए 13 के लिए 13 7 10 13 7 16 फिर 13 10 7 13 10 16 then 13 16 7 13 16 10 finally for 16 16 7 10 16 7 13 16 10 7 16 10 13 and 16 13 7 16 13 10 इस तरह टोटल हमने 24 सैंपल्स जनरेट कर लिए। अब जो नेक्स्ट काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीन आप जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, आपने सारी वैल्यूज प्लस करनी होती है और नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। आमतौर पर जब मीडियन की डेफिनेशन को आप देखते हो तो इट इज एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, लेकिन ये सिंपल डेटा नहीं है, इट इज अरेड डेटा, यानी आपको डेटा अरेंज फॉर्म में हो तो एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू को कंसिडर करेंगे मीडियन के तौर पे। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि चूंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डेटा अरेंज फॉर्म में होता है तो उसकी सेंट्रल वैल्यू एज ए मीडियन कंसिडर करने के बाद वो सारी वैल्यूज को सेंट्रल वैल्यू के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि वो अरेंज फॉर्म में नहीं होता। सो याद रखना है कि जब भी मीडियन कैलकुलेट करना है तो आपको डेटा को अरेंज फॉर्म में माइंड के अंदर रखना है, यानी स्मॉलर वैल्यू फिर लार्जर, ये ऑलमोस्ट अरेंज है, हमें इसको अलग से अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए इसका मीडियन क्या आएगा 10, और से देखिए, ठीक है जी। जब इसको देखेंगे तो ये भी 10 7 10 और 16 है, इसका मीडियन भी 10 आ जाएगा क्योंकि सेंट्रल वैल्यू है, 3 वैल्यूज हैं तो उसके सेंट्रल वैल्यू को आप कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर देखिए 7 13 और 10। अब अगर आप 13 को कंसिडर कर लेते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जब आप अरेंज करोगे तो 7 10 13 बनेगा। जब आप अरेंज करोगे 7 स्मॉलर वैल्यू है, उसके बाद 10 की बारी है, फिर 13 की बारी है, तो इसलिए इसको माइंड के अंदर रखना है। इसको बेशक मैं अलग से यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सैंपल है 7 13 10 तो आपने इसको अरेंज जब करेंगे तो 7 10 और 13 बनेगा और इसको कंसिडर करेंगे सेंट्रल वैल्यू तो यहाँ पर 10 आएगी। सो इसलिए इस बात को माइंड के अंदर आपने रखना है। अब जब यहाँ देखेंगे तो ये अरेंज है 7 13 16 तो 13 मीडियन होगा, 7 10 16 तो 10 मीडियन होगा, 7 13 16 13 मीडियन होगा, और फिर यहाँ पे देखिए अब एग्जैक्टली सेंट्रल करें तो वो 7 आ रहा है, हालांकि ये गलत है। जब आप अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7 10 और 13, सो सेंट्रल वैल्यू 10 होगी। जब आप इसको देखेंगे अगेन 7 10 16 तो यहाँ फिर 10 आ रहा है 13। अब यहाँ पे भी देखिए 7
10 और 13। सो 10 सेंट्रल वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 10, 13, 16, तो ये रेंज है, तो 13 को कंसिडर किया जा सकता है। अगेन 7, 10, 16, तो 10 कंसिडर होगा। यहाँ से देखें तो 10, 13 और 16, सो 13 इज द मीडियन। इसी तरह बाकी सैंपल्स के लिए भी करेंगे। 7, 10, 13, तो 10 मीडियन है, 7, 13, 16, 13 मीडियन है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7, 10, 13, यानी अरेंजमेंट में सबसे पहले 7 होगा, फिर 10 होगा, फिर 13 होगा, तो 10 आपका मीडियन आ जाएगा। अगेन यहां से देखिए 10, 13, 16, तो 13 आपका मीडियन होगा। अब यहां से देखें तो 7, 13, 16, तो 13 आपका मीडियन कंसिडर होगा। यहां से देखिए तो 10, 13, 16, 13 मीडियन होगा। 7, 10, 16, 10 मीडियन होगा। 7, 13, 16, तो 13 मीडियन सेंट्रल वैल्यू। यहां से देखेंगे 7, 10, 16, 10 मीडियन होगा। और उसके बाद 10, 13, 16, 13 मीडियन के तौर पर कंसिडर होगा। और 7, 13, 16, ये अगर आप फर्स्ट वैल्यू 7 होगी, सेकंड वैल्यू 13 होगी, तो 13 मीडियन कंसिडर होगा। और फाइनल लास्ट जो आपका सैंपल है, तो फर्स्ट वैल्यू 10 है, सेकंड वैल्यू 13 है, तो 13 आपका मीडियन कंसिडर होगा। अब ये जो मीडियन की वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को आप यूज करेंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन जनरेट करेंगे और अपने रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सैंपल मीडियंस को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जी, हमने सैंपल मीडियन की वैल्यूज को लिख लिया है। चूंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीडियन बना रहे हैं, तो इसका टाइटल भी लिख लेते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीडियन, जिसको हमने x.5 कहा। ठीक है जी, सबसे पहले x.5 जिसको हमने सैंपल मीडियन कहा था, फिर टेलीबार्ट्स, देन फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x.5। अक्सर यहाँ पर फ्लो के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, चूंकि मीन बहुत दफा किया होता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार लिख देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि ये सैंपल मीडियन के लिए कैलकुलेशंस चल रही हैं। तो सैंपल मीडियन को देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, उसको सीक्वेंस के साथ यहाँ पुटअप करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो ही वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, एक है जी 10 और दूसरी है 13। इसके अलावा और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 12। तो नेक्स्ट 13 के लिए देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये भी 12 है। इट इज कोइंसिडेंस के वैल्यूज दोनों सेम है 12। तो होप आपको याद होंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हमने फर्स्ट बोर्ड पर किए थे। हमने फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट किया था कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 24 है। सो यहाँ पर 24 फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो रही है। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, 12/24, 12/24। अब चूंकि हमने कैलकुलेशन करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीडियन,
ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा मीडियन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मीडियन। तो देखिए हमें कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, x यानी मीडियन को मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। फर्स्ट कॉलम मीडियन का है और ये थर्ड जो कॉलम फोर्थ कॉलम है वो प्रोबेबिलिटीज का है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज 120 डिवाइडेड बाय 24। अगेन 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 24। हमने इसको ऐड करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, चूंकि न्यूमरेटर्स ऐड होते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 6 7 और 276 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी। अब चूंकि सम हमने कैलकुलेट कर लिया है, इट इज 276 डिवाइडेड बाय 24। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पर इसको वेरीफाई कर लें, मैं अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लेता हूं। आप लोग अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करें, मैं अपने कैलकुलेटर से इसको चेक करता हूं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। 276 डिवाइडेड बाय 24, सो इट इज 11.5 आंसर आ गया है। अब हमने पॉपुलेशन की वैल्यूज को कंसिडर करना है। पॉपुलेशन में कौन कौन सी वैल्यूज थी, इफ यू रिमेंबर, जो हमारे पास n था, दैट इज 7 10 13 एंड 16। अब हमने पॉपुलेशन मीडियन कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन मीडियन। तो क्या होगा, साइड पर प्रोसेस को करेंगे, अरेंज, डेटा को अरेंज कर दें। तो देखिए ये अरेंज फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप गौर से देखें, 7 स्मॉलर वैल्यू है, फिर लार्जर, फिर लार्जर और फिर लार्जर। तो चूंकि ये 4 वैल्यूज हैं, तो इवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जब आपने मीडियन कैलकुलेट करना होता है, तो फिर आप सेंटर की 2 वैल्यूज को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ रहा है 11.5। सो देखिए, हेंस प्रूव्ड, क्या चीज प्रूव हुई आपकी, कि सैंपल मीडियन is unbiased estimator of population median। और ये आपने बात याद रखनी है कि ये सेंटेंस हम क्यों लिख सकते हैं, हम इसके बारे में श्योर क्यों है कि सैंपल मीडियन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ये तो आपने इसका रेफरेंस भी देना है, बिकॉज क्या चीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीडियन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीडियन, और दोनों की वैल्यू क्या आई है, 11.5। सो स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है, प्रोसीजर को माइंड के अंदर रखना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए आसान हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।